मित्रों, एक कहानी आज सुनाती हूँ मैं आपको। कहानी का शीर्षक है सत्ता। वे रिश्ते में मेरी बुआ लगती थी। गोरी चिट्टी, मझोले कद और गुलाबी चेहरे वाली बुआ फूफा जी की दूसरी पत्नी थी। उम्र में उनसे लगभग 15 साल छोटी। मेरी सगी बुआ की मृत्यु के तत्काल बाद ही फूफा जी ने उनसे विवाह कर लिया था। एक विधुर से विवाह रूप गर्विता बुआ नहीं करना चाहती थी, पर गरीबी उनकी मजबूरी बन गई। फूफा जी अमीर आदमी थे फूफा जी अमीर आदमी थे। सरकारी नौकरी, खेती बाड़ी, बाग बगीचे, बैंक बैलेंस क्या नहीं था उनके पास। शादी के बाद बुआ जी ने यह वैभव देखा तो बौरा सी गईं। धन का नशा उनके सिर पर चढ़कर बोलने लगा। उन्होंने धीरे धीरे फूफा जी को सारे रिश्तेदारों से दूर कर दिया और कुछ ही वर्षों में न केवल उनकी बल्कि उनकी सारी संपत्ति की स्वामिनी बन बैठी। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी एक बुआ भी है जो इसी शहर में रहती हैं, और मेरे कॉलेज के रास्ते में जो बड़ा सा बाग है वह उन्हीं का है। बाग में आम, जामुन, फालसे, लीची, चीकू, बड़हड़ आदि के बहुत से पेड़ थे जो फलों से लदे रहते। मैं उन्हें दूर से देखकर ललचाती रहती, पर बाग की रखवाली करते बड़ी बड़ी मूछों वाले पहलवान के डर से बाग के भीतर नहीं जा पाती थी। पर जब यह पता चल गया कि यह बाग तो अपनी ही बुआ का है, तो मैं माँ से जिद करने लगी कि बुआ के घर ले चलो। माँ वहाँ नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि फूफा ने वर्षों से उनसे कोई संबंध नहीं रखा था। पर मेरी जिद से मजबूर हो गई। बुआ का घर महल जैसा था। मुझे तो घर के अंदर जाते हुए भी डर लग रहा था। ड्राइंग रूम बहुत आलीशान था। कीमती सोफे और सजावट की वस्तुएं, सब कुछ फिल्मी ड्राइंग रूम की तरह भव्य और सुंदर। किनारे एक सजे हुए दीवान पर मसनद लगाए बुआ जी अध लेटी थी। उनके चेहरे पर एक रुआब था। उनके पास उनकी पोती बैठी थी। बुआ से बिल्कुल विपरीत थी उनकी पोती, सांवली, दुबली और अनाकर्षक, लगभग मेरी ही उम्र की थी। हमने बुआ जी को प्रणाम किया तो वे मुस्कुराई और सीधी होकर बैठ गईं। पर जब तक उन्होंने हमें बैठने को नहीं कहा, हम नहीं बैठे। ऐसा लग रहा था हम किसी अजनबी के घर आए हैं और वहाँ औपचारिकता बरतना बेहद जरूरी है। वे माँ से बोली, बहुत दिनों बाद आई, आते रहना चाहिए ना। माँ ने मुस्कुराकर सिर भर हिलाया। शिकायत करने का न तो यह अवसर था, न उनमें इतनी हिम्मत थी। बुआ मेरी तरफ मुखातिब हुई। किस क्लास में पढ़ती हो? जी 9वीं में, मैंने शालीनता से उत्तर दिया। सुंदर और समझदार हो, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। उनके स्वर में साफ साफ ईर्ष्या की झलक थी। तभी उनका पोता बाहर से खेल कर लौटा। वह भी अपनी बहन की ही तरह था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि बुआ के पोते पोती उनसे बिल्कुल विपरीत कैसे हैं। वो तो बाद में भैया बुआ के बेटे को देखकर पता चला कि वे अपने पिता के कार्बन कॉपी हैं। मेरे भीतर भाभी को देखने की उत्सुकता जागी, पर उनके बारे में पूछ न सकी। सोचा भीतर होंगी, आएंगी ही। थोड़ी देर बाद बुआ ने अपनी पोती उज्ज्वला से कहा, दाई से चाय नाश्ता लाने को बोल दो। पोती ने वहीं बैठे बैठे आवाज लगाई,
दाई, चाय नाश्ता लेकर आ। 10 मिनट बाद ही सांवले रंग की बेहद दुबली पतली औरत चाय नाश्ता लेकर आई। मेज पर उसने सारा सामान रख दिया और जाने लगी तो उज्ज्वला चिल्लाई, कोई तमीज है कि नहीं? चाय कौन बनाएगा और सर्व कौन करेगा? औरत थरथरा गई और कांपते हाथों से चाय बनाने लगी। बुआ उसे आग्नेय दृष्टि से देखती रही। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। अपनी नौकरानी से भी कोई इस तरह बात करता है क्या? गरीब है तो क्या, उसकी कोई इज्जत ही नहीं है? मैंने माँ की तरफ देखा। उनके चेहरे पर भी दुख था और आंखें छलछला आई थी। औरत ने चाय बनाकर सबको दे दिया और किनारे खड़ी हो गई तो बुआ ने जहर बूझे स्वर में कहा, अब सिर पर ही खड़ी रहोगी क्या? जाओ भीतर। सारा काम खत्म हो गया क्या? औरत कांपती हुई घर के अंदर चली गई। हम कुछ देर ही वहाँ बैठ पाए। मैं वापसी के लिए कुछ ज़्यादा ही बेचैन थी, क्योंकि नौकरानी के साथ बुआ और उनकी पोती के व्यवहार ने मुझे आहत कर दिया था। मैं भूल गई थी कि बुआ के घर आने का उद्देश्य उनके बाग में जाने की इजाज़त लेना भी था। रास्ते भर मैं बड़बड़ाती रही और माँ चुप रही, पर घर आने पर माँ ने जो बताया उसे सुनकर मुझ पर जैसे आसमान टूट पड़ा। जिस औरत को मैं नौकरानी समझ रही थी वह बुआ की इकलौती बहू थी। अब मुझे समझ में आया कि बुआ के पोते पोती का चेहरा उस औरत से क्यों मिल रहा था। वे घर के भीतर एक अंधेरी कोठरी में रहती थीं, बचा खुचा आसी बासी खाती थीं और पूरे घर की बोली कुबोली सहती थी। बुआ ने उनके बच्चों को भी उनके खिलाफ कर रखा था। पति तो माँ के हाथ की कठपुतली था ही। वे बेचारी बच्चों के मोह में सब कुछ सह रही थी, पर बच्चे भी उनसे नौकरानी की तरह व्यवहार करते थे। माँ, शायद वे जानते ही न हो कि वे उनकी माँ है। मैंने अपनी आशंका जताई तो माँ हंसी। नहीं, उन्हें सब पता है। और भैया कुछ नहीं कहते? आखिर वे उनकी पत्नी और उनके बच्चों की माँ भी हैं। नहीं, वह तो तुम्हारी बुआ से बहुत डरता है। कोई काम धाम तो करता नहीं, बस उनके पैसे से अय्यासी करता है। पत्नी का पक्ष लेगा तो घर से निकाल दिया जाएगा, फिर ऐशो आराम से कैसे जिएगा? माँ बुआ के बारे में बताती रही और मैं चुपचाप सुनती रही। फिर एकाएक मैंने कहा, माँ, बुआ ने भैया की शादी ही क्यों की, जब उन्हें बहू की जगह नौकरानी ही चाहिए थी? आखिर बुआ भाभी से नफरत क्यों करती हैं? रूप रंग और दहेज न लाने के कारण। तो अपने बेटे और पोते पोती को क्यों प्यार करती हैं? भाभी उनसे तो बेहतर ही हैं। स्वामिनी होने का गुमान भी है। वे अपनी सत्ता को बहू के हाथ नहीं सौंपना चाहती। पर कब तक माँ? एक दिन तो वे बूढ़ी हो जाएंगी और फिर उन्हें सत्ता क्या, संसार भी छोड़ना पड़ेगा। यह ख्याल उन्हें क्यों नहीं आता? वे जो भी करें, पर एक माँ और उनके बच्चों के बीच दीवार खड़ा करना कहाँ का न्याय है? इसके लिए तो ईश्वर भी उन्हें माफ नहीं करेगा। औरत के द्वारा औरत के शोषण की यह पहली घटना मैंने देखी थी और मेरा मन खासा विचलित था। मैं फिर कभी बुआ के घर नहीं गई। भैया मेरे मोहल्ले की एक बदनाम औरत के घर रात रात भर पड़े रहते। मैं सोचती, बेचारी भाभी अगर ये बात जानेंगी तो क्या सोचेंगी? पर जानकर भी वे क्या कर सकती थी। कभी कभी भैया मेरे घर आते तो मैं उन्हें खूब खरी खोटी सुनाती। वे अपनी मजबूरी का रोना रोते, कहते मेरी हिम्मत नहीं कि माँ के खिलाफ बोल सकूं, और फिर पैसे से औरत तो मिल जाती है, माँ कहाँ मिलेगी? वे मुझे बेहद कायर, कमज़ोर और पौरुषहीन लगते। मैं सोचती, अगर ऐसे पुरुष से मेरी शादी हुई होती तो मैं तो उसे छोड़कर भाग जाती। मैंने उतनी ही उम्र में समझ लिया था कि सत्ता, स्त्री या पुरुष, जिस किसी के भी
हाथ में हो वह क्रूर, हृदयहीन और शोषक हो जाता है। शायद सत्ता पर हमेशा काबिज रखने की कोशिश उसे ऐसा बना देती हो, या फिर यही सत्ता का असली चरित्र हो। समय बीतता गया, पढ़ाई के सिलसिले में बाहर चली गई तो डॉक्टरेट करके ही लौटी। आते ही पता चला कि बुआ मरणासन है, बिस्तर पर ही मलमूत्र कर रही हैं। वह तो बहू ऐसी है कि उनकी देखभाल हो पा रही है, वरना नर्सों ने तो उनसे तौबा कर ली है। फालिज के कारण करीब 2 वर्षों से वे चल फिर नहीं पाती थीं, पर तेवर ज्यों के त्यों थे। बहू को गरियाती, मारती, जानबूझकर बिस्तर पर मलमूत्र करके उसे पूरे कमरे में फेंकने लगती। वह उन्हें ब्रश देती तो फेंक देती। जब वह जबरन उनका मुंह खोलकर अपनी उंगली में पेस्ट लगाकर उनके दांत साफ करती तो दांत काट लेती। बहू ने सब कुछ झेला। बुआ मरना नहीं चाहती थी। उन्हें यह मलाल था कि उनके न रहने पर बहू के हाथ में सत्ता चली जाएगी। वे चाहती थीं कि या तो बहू उनसे पहले मर जाए या उनके साथ ही चले। अंतिम समय में भी उनके प्राण नहीं निकल रहे थे। वे असहाय दृष्टि से बहू के पास खड़े बेटे और पोते पोती को देख रही थी और उनकी आंखों से विवश आंसू बहे जा रहे थे। तो मित्रों, ये मेरी कहानी सत्ता आपने सुनी। कहानी आपको कैसी लगी अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।